गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट यानी कि यूरोप महाद्वीप की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। ये वो कॉन्टिनेंट है, वो महाद्वीप है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कॉन्टिनेंट्स में अगर देखा जाए तो ये लगभग छोटा ही कॉन्टिनेंट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है लेकिन वैसे छोटा है, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत रखता है। ये ऐसा एक कॉन्टिनेंट महाद्वीप है जिसमें इंफॉर्मेशंस बहुत है, जिसमें मतलब जानकारियां बहुत है। छोटा होने के बावजूद भी ये टाइम टेकिंग है और इसे पढ़ते वक्त आपको अच्छा भी लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो जी, सबसे पहले आप इस यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, कुछ फेमस फेमस कंट्रीज को मैं जरा आपको पहले दिखा देता हूँ यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, ये देखो जी, फ्रांस। फ्रांस आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है ना फ्रांस। जर्मनी, पोलैंड, जर्मनी से हिटलर था, पोलैंड। ये यूके में ही है। ब्रिटेन, ये आयरलैंड है जी। ये स्पेन, ये पोर्टुगल यानी कि पुर्तगाल, ये स्विट्जरलैंड, ये इटली, ये ऑस्ट्रिया, ये हंगरी, ये ग्रीस जिसे पहले यूनान कहते थे, रोमानिया नामक देश आपको दिखाई दे रहा होगा, यूक्रेन जो अभी हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर युद्ध आपने देखा हो, बेलारूस, ये देखो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और ये कुछ भाग रशिया का है जो कि आपका यूरोप में आता है। और ये एक देश ऐसा है जो कि सबसे अलग है लेकिन यूरोप का पार्ट है, आइसलैंड यानी कि आइसलैंड नामक देश। आपको ये मैप आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और इसमें ये देश भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। यूरोप कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। और यूरोप कॉन्टिनेंट का परिचय कुछ इस हिसाब से होगा आपका। अगर हम यूरोप कॉन्टिनेंट के इंट्रोडक्शन की बात करें, परिचय की बात करें, तो इसका परिचय कुछ इस हिसाब से होगा कि सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। पहला पॉइंट तो ये हो गया जी। ये टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो पूर्णतः है उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में यूरोप है। और इसे पेनिनसुला और पेनिनसुलास कहते हैं, मतलब प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, क्योंकि बहुत सारे पेनिनसुला हैं इस कॉन्टिनेंट में। इस महाद्वीप में बहुत सारे प्रायद्वीप हैं और ये कॉन्टिनेंट खुद भी देखने में लगभग प्रायद्वीप जैसा है। ये कॉन्टिनेंट खुद भी देखने में लगभग प्रायद्वीप जैसा है और इसमें भी देश जो है वो बहुत सारे प्रायद्वीपीय देश हैं। जैसे आप इस मैप को देखो, जब आप इस मैप को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, नॉर्वे नामक देश कहीं ना कहीं पेनिनसुला बनाता है, स्वीडन नामक देश पेनिनसुला बनाता है, फिनलैंड नामक देश पेनिनसुला बनाता है, ये वाला रीजन यूरोप में पेनिनसुला बनाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो देखो ये एक हाँ जी, वीडियो आ गई जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? एक बार बताना प्लीज, आवाज आ रही है जी सबको? टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो अचानक रुक गई थी जी। अब आपको मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ, टेक्निकल एरर की वजह से सब कुछ रुक गया था। यस, थोड़ा सा ग्लिच है आज सिस्टम में भी ग्लिच है, आज ऐप में भी शायद मुझे लग रहा है थोड़ा सा है कुछ। कोई नहीं, फिर भी दिक्कतें कितनी भी आए हम क्लास को पूरा करेंगे, संपूर्ण करेंगे। अभी ओके, चलिए जरे सब कुछ ओके ही होना है जी। हाँ जी, तो हम इसमें देख रहे थे, ये यूरोप के बारे में बात कर रहे थे। और जब यूरोप के बारे में बात कर रहे थे जी, अबे आगे की पीपीटी कहाँ गई? ओके, ये आगे की पीपीटी नहीं दिखाई दे रही है, सब दिखाई देगी जी।
तो मैं आपको ये बता रहा था जी कि ये जो यूरोप है, यूरोप, तो ये जो यूरोप है, ये अपने आप में, इसमें बहुत सारे पेनिनसुला हैं, छोटे मोटे प्रायद्वीपों को मिलाकर ये यूरोप बना है। ठीक है, बहुत सारे, जैसे देखो ये पेनिनसुला, पेनिनसुला प्रायद्वीप, याद करो एशिया कॉन्टिनेंट में जब अरेबियन पेनिनसुला आया होगा, जब अरेबियाई प्रायद्वीप आया होगा, तो मैंने पेनिनसुला की डेफिनेशन बताई होगी। आप पेनिनसुला इज अ लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। प्रायद्वीप उस भूमि के भाग को कहा जाता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे ये देखो पूरा पेनिनसुला, ये पेनिनसुला, ये पेनिनसुला, फिर आप देखो ये रीजन पेनिनसुला, फिर ये पेनिनसुला। तो इसलिए ये अपने आप में भी हेलो गाइस, अब आया आया वीडियो एकदम सही से आपके आपके पास। थोड़ा सा आज ग्लिच है जी, बिल्कुल वीडियो एरर है, नेटवर्क का भी थोड़ा इश्यू है, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है इसमें आज। फिर भी मेरी टीम लगी हुई है इस ग्लिच को सॉल्व करने के लिए। मैं खड़ा हूं चट्टान की तरह दीवार बनकर। आज अब जरा रिफ्रेश कर लो, अब चल रहा है, जरा बताओ, एक बार रिफ्रेश कर दो प्लीज, आप सभी रिफ्रेश कर लीजिए एक बार जी। मैं आपसे यही विनती करना चाहूंगी जी कि आप एक बार सब कुछ रिफ्रेश कर लीजिए। हाँ जी, तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो यूरोप एक महाद्वीप का जो परिचय है, इस परिचय में हम लोग देख रहे थे कि ये विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और ये पेनिनसुला और पेनिनसुला है, ये सारे पॉइंट्स आपको मतलब बता दिए थे कि ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में है, और ये सभी प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है। ये पॉइंट मैंने तीन आपको समझा दिए थे। पेनिनसुला ऑफ ऑल पेनिनसुला, यार क्या हो रहा है, पेनिनसुला ऑफ ऑल पेनिनसुला यानी कि सभी प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। अब चल रहा है जी, वेरी वेरी गुड। चलिए भाई, आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच और फॉल्ट्स मेरे हाथ में है नहीं बेटा। अच्छा, यूरोप की अगर हम बात करें, जो कि हम बात करेंगे, तो यूरोप जो है ये अलग होता है। तो यूरोप इज सेपरेटेड, याद रखो, यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय यूराल माउंटेन। यूरोप जो है वो यूराल के पर्वतों से, यूराल के पर्वतों से अलग होता है, या एशिया से अलग होता है यूराल नदी और यूराल पर्वत द्वारा। तो यूराल पर्वत और यूराल नदी द्वारा, यूराल पर्वत और यूराल की नदी यानी यूराल रिवर और यूराल माउंटेन यूरोप और एशिया को आपस में अलग करते हैं। तो यूरोप एशिया को अलग करते हैं यूराल के पहाड़ या फिर प्रायद्वीप। का मतलब बेटा एशिया वाली क्लास नहीं देखी है आपने सानिया जी। प्रायद्वीप का मतलब ऐसा लैंडमास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ऐसा भूमि का भाग जिसके तीन तरफ भाई आपके पानी ही पानी हो, पानी ही पानी हो। ठीक है, अब देखो मैं इस चीज को आपको मैप में दिखाता हूं भाइयों बहनों, भाइयों और उनकी बहनों। देखो, जैसे ये देखो जी, इस मैप को ध्यान से देखो जी। जब आप मैप को ध्यान से देखोगे तो यहां पाओगे कि ये यूरोप है और ये एशिया है। समझ के पढ़ना है बेटा, बहुत समझ के। नोट छपे हुए तो कहीं भी मिल जाएंगे। ये यूरोप है, ये एशिया है,
ठीक है, ये यूराल के माउंटेन है, ये यूराल के पहाड़ है। ये यूराल के पहाड़ यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। यूराल पर्वत, यही यूराल नामक नदी बहती है। तो याद कर लेना कि यूराल, देखो ये यूराल रिवर है, ये यूराल नदी बह रही है। ठीक है, तो यूराल के पहाड़ और यूराल की नदी अलग करते हैं यूरोप और एशिया को। तो इंट्रो में एक तो ये पॉइंट आपको मतलब याद रखना है, प्लस आपको याद रखना है अगर हम यूरोप की सीमाओं की बात करें तो कि यूरोप के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कौन है। तो यूरोप के अगर हम सीमा बाउंड्री की बात करें तो यूरोप के उत्तर में, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर है। यूरोप के साउथ दक्षिण में मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है। वेस्ट में पश्चिम में अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर है। और ईस्ट में तो आपको बताया दिया यूराल माउंटेन या एशिया है। यूराल के पर्वत या एशिया नामक क्षेत्र है ईस्ट में। अब मैं इसे आपको ना मैप में दिखाता हूँ जी। जब आप इसे मैप में देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा जी। देखो ज्योग्राफी सारा खेल देखने का है। अगर आप देख कर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब एकदम सही राह पर, और देख के नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रॉन्ग राह पर है। जैसे इसी मैप को आप दोबारा देखो, अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे, जो कि आपको देखना है, तो ये यूरोप के नॉर्थ में ये आर्कटिक ओशियन है, ये आर्कटिक महासागर है ऊपर नॉर्थ में। ये देखो ये साफ साफ लिखा है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक महासागर है। ये यूराल के पहाड़ मैंने अभी लोकेशन दिखाए थे, और ये नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और उसके ऊपर ये मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है। याद करो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये हमने बहुत पढ़ा था, हमने बहुत देखा था। तो और ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द यूरोप। ये पूरा का पूरा जी आपका यूरोप है, ये पूरा आपका यूरोप है, ये पूरा है जी आपका यूरोप। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर आर्कटिक ओशियन, नीचे भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक ओशियन है, वो यूराल के पर्वत है। तो इस लोकेशन को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो मैंने सीमाएं बता दी, लोकेशन आपको समझा दिया जी। हाँ, अब हम और आप मिलके, अब हम और आप मिलके, अबे क्या हो रहा है आज, कुछ तो पंगा है दोस्त। अब हम और आप मिलके यूरोप की रिवर्स करेंगे नदियां। इस जरा इमेज को, मैप को आप ध्यान से देखो। जब आप इसे देखोगे तो सब कुछ आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं इस मैप के माध्यम से। तो ये पूरा यूरोप का मैप है, और इस यूरोप के मैप में ये पूरा यूरोप का मैप है। और देखो ये यूरोप के मैप में आप इस नदी को देखना जी। सबसे पहले तो ये रिवर्स ऑफ यूरोप है, यूरोप की नदियां हैं। अभी हम आज नदियों की बात करेंगे जी, आज हम रिवर्स की बात करेंगे। और नदियों में ये पहली नदी है, ठीक है, जिसे आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, राइन रिवर, यानी कि राइन नदी, जो यहाँ से ऐसे होते हुए बहती है और यहाँ जाकर पानी छोड़ देती है।
तो इस रिवर को आप इस मैप को ध्यान से फोकस करना। तो पहली जो रिवर है, पहली जो नदी है, दैट इज द राइन रिवर। पहली जो रिवर है, पहली जो नदी है, वो आपकी है राइन रिवर। ठीक है, राइन रिवर क्या हो गया यार? यस सर, कुछ तो हुआ यार कम से कम। तो राइन रिवर की अगर हम बात करें, राइन नदी, तो आप इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा कि राइन रिवर, राइन नदी जैसे हम बोलते हैं, इसका ओरिजिन याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी की नदी है। विश्व भूगोल में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको अगर ओरिजिन यानी कि उद्गम याद करने पड़ेंगे, तो आपको याद करने पड़ेंगे किसके? इंडियन रिवर्स के। ठीक है, वहां आपको याद करना पड़ेगा। उद्गम वैसे याद नहीं करना, बस ऐसे ही याद रखो कि स्विट्जरलैंड से निकलती है। कहाँ जाकर पानी छोड़ती है, ये अवश्य याद कर लेना कि नॉर्थ सी उत्तर सागर में जाकर पानी छोड़ती है। ठीक है, उत्तर सागर में जाकर पानी छोड़ती है, मोहाना कहते हैं। जब कोई भी नदी आखिरी में जाकर अपना पानी छोड़ती है, उसे हम माउथ या मोहाना कहते हैं। लेंथ याद करने की आवश्यकता नहीं है। राइन रिवर मुख्यतः आपकी स्विट्जरलैंड से होते हुए निकलती है, दो तीन छोटे मोटे देश से बहती है, उसके बाद जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है, अंततः नीदरलैंड से होते हुए नॉर्थ सी उत्तर सागर में जाकर पानी छोड़ देती है। इसी को ही अगर आप मैप में देखेंगे, इसी को ही अगर आप मैप में देखेंगे, तो ये आपको मैप कुछ इस हिसाब से दिखाई देगा। आपको जी मैप कुछ इस हिसाब से दिखाई देगा। देखो जी, ये स्विट्जरलैंड नामक देश है। यहाँ से ये राइन रिवर बह रही है, ये राइन नदी है जो नीली नीली आपको दिखाई दे रही है, ये राइन नदी है। और ये राइन नदी यहाँ होते हुए होते हुए होते हुए, और ये नदी देखो, ये नीदरलैंड नामक देश है, ये नॉर्थ सी उत्तर सागर में जाकर पानी छोड़ देती है। ये नॉर्थ सी उत्तर सागर में जाकर पानी छोड़ देती है, आप देख सकते हैं। तो राइन रिवर हम ये लिख सकते हैं कि ये फ्रांस और जर्मनी को आपस में अलग करती है। दिस रिवर सेपरेट्स फ्रांस एंड जर्मनी। ये नदी फ्रांस और जर्मनी को आपस में अलग करती है। इस तरफ ये जर्मनी है, इस तरफ ये फ्रांस है। तो राइन रिवर सेपरेट्स फ्रांस एंड जर्मनी। तो आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि ये जो नदी है, ये फ्रांस और जर्मनी को आपस में अलग करती है। यार सब ऐसे ही बन रहा है यार, क्या खोल कुछ और रहा हूँ, खुल कुछ और रहा है। हाँ, फ्रांस और जर्मनी को आपस में अलग करती है। ठीक है, अरे चलना है। हाँ, ये क्या आ गया? अरे ज्यादा ही परेशान कर रहा है क्या आज? हाँ, तो आप लिख लो कि राइन रिवर के बारे में, दिस रिवर सेपरेट्स फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, तो ये इन दो देशों को आपस में सेपरेट करती है, अलग करती है। ठीक है, अलग करती है। तो फ्रांस और जर्मनी को ये आपस में अलग। सर एक महाद्वीप छूट गया क्या? कौन सा महाद्वीप छूट गया भाई? नॉर्थ अमेरिका के बाद कल हमने साउथ अमेरिका किया, साउथ अमेरिका के बाद सीधे हम यूरोप पे आए हैं। बताओ जी, रोहित झंगेला जी, कौन सा छूट गया आपका? ठीक है, तो ये अलग करती है किसको? फ्रांस और जर्मनी को। फ्रांस एवं जर्मनी, फ्रांस एवं जर्मनी। फ्रांस एवं जर्मनी को अलग करती है जी, फ्रांस एवं जर्मनी। फ्रांस एवं जर्मनी।
ठीक है जी, फ्रांस एवं जर्मनी। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? आपके से वीडियो के साथ ही अटैच हो जाएगा। तो पहली रिवर राइन रिवर आप याद रखना जी, पहली नदी राइन नदी आपको अच्छे से याद रखनी है। राइन रिवर आपने पढ़ी है जी, और बहुत अच्छे से जी आपने पढ़ी है। चलना है यार, क्या हो रहा है आज। चलो भाई, अब दूसरी नदी की ओर चलते हैं जी, दूसरी नदी की ओर चलते हैं। दूसरी नदी डेन्यूब रिवर की तरफ चलते हैं, है ना, डेन्यूब नदी की ओर चलते हैं जी। तो दूसरी नदी आप लिख लो डेन्यूब, इंपॉर्टेंट नदी है। उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट यानी कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ये हिंदी में भी ब्लैक फॉरेस्ट ही रहेंगे, ये मत लिख देना काले वन। हाँ, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में ब्लैक फॉरेस्ट ही रहेंगे। और लिख लो, इनके नाम में सिर्फ फॉरेस्ट है, बल्कि ये माउंटेन है, ये है एक प्रकार के पर्वत। ये है एक प्रकार के पर्वत। ये क्या है? ये है एक प्रकार के पर्वत। और डेन्यूब नदी का अगर आप मैप देखेंगे तो आपको बहुत सही लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होते हुए बहती है। ये बह रही है जी आपकी नदी डेन्यूब, डेन्यूब नदी है। ये देखो, ये अभी हमने राइन रिवर की है जो यहाँ बह रही थी, याद करो, ये रही राइन। और राइन ये फ्रांस और जर्मनी को अलग करते हुए निकल जाती है। ये डेन्यूब नदी सबसे लंबी नदियों में से एक नदी है, बल्कि ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये अंत में जाके ब्लैक सी काला सागर में जाकर पानी छोड़ देती है। डेन्यूब नदी जो है ये काला सागर में जाकर पानी छोड़ती है, ब्लैक सी काला सागर में जाके। जैसे राइन रिवर नॉर्थ सी उत्तर सागर में पानी छोड़ रही थी, ठीक है, उत्तर सागर में पानी छोड़ रही थी, ठीक उसी तरीके से डेन्यूब रिवर आपकी ब्लैक सी काला सागर में जाकर पानी छोड़ देते। अंटार्कटिका सबसे आखिरी में लेंगे बेटा, वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, सबसे कम इंफॉर्मेशन उसी में ही है। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया पे आएंगे और ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लेंगे अंटार्कटिका को। मैं यहीं पर ही जी आपको बता देना चाहूंगा कि मंडे को यानी कि सोमवार को आपका टेस्ट लगा हुआ है। आपका है टेस्ट 4 कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। टेस्ट का मतलब प्रैक्टिस शीट है। मैं जो मैंने आपको थ्योरी में कराया उन सबके मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा मंडे को। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, एक पूरी प्रैक्टिस शीट है। आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना। चारों के 4 कॉन्टिनेंट, यूरोप उसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि यूरोप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर एक प्रैक्टिस शीट में आपको कराऊंगा यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 का मतलब कराऊंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कुछ चैप्टर करेंगे, उसकी कुछ प्रैक्टिस शीट लेकर आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। बट जब हम इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे तो हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट साथ साथ करेंगे। जैसे हम माउंटेन का हिमालय करें तो हिमालय के क्वेश्चन, माँ गंगा की तो गंगा के क्वेश्चन, रिवर्स करी तो रिवर्स के क्वेश्चन, क्योंकि आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये इस डेन्यूब नदी के ऊपर बहुत से देशों की राजधानी स्थित है। डेन्यूब नदी कई देशों से होते हुए बहती है। आप उन देशों का नाम देखो जी। डेन्यूब नदी कई देशों से होते हुए बहती है। डेन्यूब नदी कई देशों से होते हुए बहती है। अरे चलना आगे, अरे यार, अरे चल मेरे भाई चल। बोर्ड ना तो पीछे जा रहा है ना आगे आ रहा है, ये ऑफ कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। चल मेरे, अरे भाई बहुत ही बेशरम बोर्ड है ये। आज ये कुछ हो गया, वरना तो यार सालों से सही चल रहा है। क्या हो गया? वो सिस्टम ग्लिच कर रहा है, समझ में आता है, लेकिन बोर्ड क्यों ग्लिच कर रहा है? देख रहे हो, कुछ दबा रहा हूँ, कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। देखो ना, 2 ही पीपीटी आपस में खेल रही हैं, ये 2 ही स्लाइड जी। या ऐसे भी जुगाड़ अभी तो मैंने लगा लीजिए। डेन्यूब नदी कुछ इन देशों से होते हुए बहती है, 10 देशों से होते हुए बहती है। ध्यान से देखना इन 10 देशों के नाम। ये नदी 10 देशों में बहती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया,
हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा और यूक्रेन। इन देशों में बहती है आपकी डेन्यूब नदी। अगर आप पीछे मैप पर मतलब देखेंगे तो आपको मतलब महसूस होगा, ये देखो फिर से डेन्यूब नदी की मैं आपको बाकी के देशों की लोकेशन दिखा देता हूँ। ये ऑस्ट्रिया नामक देश में बह रही है, हंगरी नामक देश है, रोमानिया नामक देश है, ये छोटा सा पार्ट मोल्दोवा का भी है, ठीक है। सर्बिया से भी होते हुए बह रही है, क्रोएशिया से होते हुए बह रही है, स्लोवेनिया से होते हुए बह रही है, और जर्मनी से तो निकल ही रही है, ठीक है। इस प्रकार से 10 देशों से होते हुए बहती है। तो डैन्यूब रिवर पासिस थ्रू 10 कंट्रीज। लिख लो, एक तो ये 10 देशों से होते हुए बहती है। इस नदी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर स्थित है डैन्यूब नदी के ऊपर, जो काला पानी में जाकर, काले सागर में जाकर अपना पानी छोड़ती है। फिर वही बदतमीजी कर रहा है। हाँ। डैन्यूब नदी की अगर हम बात करें तो डैन्यूब नदी के ऊपर एक तो वियन्ना नामक शहर बसा हुआ है और एक बूडापेस्ट नामक शहर बसा हुआ है। आप लिख लो, वियन्ना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। वियन्ना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। एंड बूडापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी। बूडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। तो हंगरी नामक देश की राजधानी है बूडापेस्ट और ऑस्ट्रिया नामक देश की राजधानी है वियन्ना। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इन दोनों ही, ये दोनों के दोनों शहर डैन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये दोनों के दोनों शहर डैन्यूब रिवर या डैन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं। जब आप इस मैप में देखोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगी। आप ध्यान से देखो, ये रहा जी हंगरी नामक देश और ये रहा जी आपका ऑस्ट्रिया नामक देश। हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट और ऑस्ट्रिया की राजधानी जो आपकी है वो है जी वियन्ना। दोनों डैन्यूब नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। ये डैन्यूब नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं, ठीक है। चलिए जी, तो ये कर लिया जी आपने। तो ये डैन्यूब नदी के बारे में इतने पॉइंट आप याद कर लेना। अब चलते हैं जी तीसरी नदी की तरफ। तीसरी नदी भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप हेडिंग डाल लीजिए विस्तुला रिवर, यानी कि विस्तुला नदी। तीसरी नदी है जी आपकी विस्तुला रिवर, विस्तुला नदी। विषतुला, विषतुला, जो विष घोल दे वो तुला, तो विस्तुला रिवर। ओरिजिन याद नहीं करना है, लेकिन आपको रीजन याद रखना है कि पोलैंड नामक देश में बहती है। तो ये पोलैंड नामक देश में बहती है, पोलैंड, पोलैंड नामक देश में बहती है। हाँ, आखिरी में जाके बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर में जाकर पानी छोड़ती है, ये आप याद कर लेना। बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर में जाकर पानी छोड़ती है, ये अवश्य याद कर लेना। इसी को अगर आप मैपवा पे देखोगे, मैपवा, तो आपको कुछ इस हिसाब से दिखाई देगा जी। हाँ जी, देखो जी, इस मैप को जरा ध्यान से देखना। ये पोलैंड देश है जी आपके सामने, है ना जी, दिखाई दे रहा है ना जी। ये पोलैंड नामक देश है और ये पोलैंड नामक देश में कौन सी नदी बह रही है जी? ये विस्तुला नामक नदी बह रही है। ये विस्तुला नामक नदी बह रही है, ये विस्तुला नामक नदी बह रही है, जो अंत में जाकर बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर में जाकर पानी छोड़ रही है। बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर में जाकर पानी छोड़ रही है, ठीक है। बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर में जाकर पानी छोड़ रही है। इसी नदी के ऊपर वॉर्सो नामक शहर बसा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसी नदी के ऊपर वॉर्सो नामक शहर बसा हुआ है, ये वॉर्सो, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे वारसो, वारसो नामक शहर बसा हुआ है। वारसो शहर की खास बात क्या है कि वारसो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, ये पोलैंड की राजधानी है। तो पोलैंड की राजधानी वारसो नामक शहर विस्तुला नदी के किनारे बसा हुआ है। विस्तुला नदी के किनारे बसा हुआ है, आप इसे याद कर लेना। जैसे डेन्यूब के किनारे वियन्ना और बूडापेस्ट है, ठीक उसी प्रकार से विस्तुला नदी के किनारे आपका वॉर्सो नामक शहर बसा हुआ है, जो कि पोलैंड की कैपिटल या पोलैंड की राजधानी है। पोलैंड की कैपिटल या पोलैंड की राजधानी है, आप इसे याद कर लेना जी अच्छे से।
अगली नदी है जी वोल्गा रिवर। चौथी नदी आप मतलब लिख लीजिए वोल्गा रिवर या वोल्गा नदी। ठीक है, यूरोप में एक नदी है वोल्गा रिवर या वोल्गा नदी, तो चौथी नदी आप याद कर लो वोल्गा। ठीक है, रशिया के भाग से निकलती है, यानी कि इस नदी का उद्गम जो है वो रूस से है, तो एक तो ये लाइन आपको याद हो जाएगी। कहाँ जाकर पानी छोड़ती है, इसका मोहाना माउथ कहाँ है, तो कैस्पियन से। कैस्पियन सागर में जाकर ये नदी अपना पानी छोड़ती है। ये सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी, इसलिए इसकी लंबाई याद कर लो, लगभग 3530 किलोमीटर, 3530 किलोमीटर के आसपास है। लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, यानी कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है ये, सबसे लंबी नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है कौन सी, वोल्गा रिवर, है वोल्गा नदी। इसे जब आप मैप में देखोगे तो आपको ये नदी कुछ इस हिसाब से दिखाई देगी जी। ये देखो, ये वोल्गा नदी का मैप है जी आपके सामने। ये वोल्गा नदी का मैप है जी आपके सामने। ये वोल्गा नदी बह रही है, मैं अभी दिखा देता हूँ जिसको दिखाई नहीं दे रही। यहाँ से ये रूस के बाग से वोल्गा नदी निकल रही है और ये यहाँ कैस्पियन सागर में आकर पानी छोड़ रही है। मैंने एशिया में बताई होगी, कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व का सबसे बड़ी झील है। और ये आपकी वोल्गा रिवर है जी, ये आपकी वोल्गा नदी है जो रशिया के मैक्सिमम पार्ट में बहती है, यानी कि रूस में बहती है। एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, ये यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, इस वोल्गा नदी की अगर हम बात करें तो इसके बारे में एक पॉइंट पता चलता है जी हमें। नेशनल रिवर ऑफ रशिया, एक तो ये रूस की राष्ट्रीय नदी है और आखिरी में जाके कैस्पियन से कैस्पियन सागर में जाकर पानी छोड़ती है। ठीक है जी, बहुत अच्छी अच्छी बात है जी। इस वोल्गा नदी के क्षेत्र में एक घास की भूमि पाई जाती है जी। इस वोल्गा नदी के क्षेत्र में एक घास की भूमि पाई जाती है, एक ग्रासलैंड पाए जाते हैं इस रशिया में। ये वोल्गा नदी के क्षेत्र में आसपास और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन आप इससे याद कर लो कि रशिया में, रूस में घास की भूमि पाई जाती है। इस घास की भूमि का नाम है स्टेपीज। ठीक है, तो स्टेपीज नामक घास की भूमि है, ये ग्रासलैंड का मैप है। तो आप इसके बारे में जैसे यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस आपके लिए पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ मैं। ये देखो जी, स्टेपीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया। स्टेपी यूरेशिया में पाए जाने वाले सम शीतोष्ण घास के मैदान है। सम शीतोष्ण क्या होते हैं, ये अभी जब क्लाइमेट या मानसून वाला चैप्टर आपका चलेगा तो वहां समझाऊंगा। अभी आप समझो यूरेशिया का मतलब क्या है। तो यूरेशिया का आपका मतलब है यूरोप प्लस एशिया, यानी कि वो घास के मैदान जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में है, उन्हें उन्हें स्टेपीज कहते हैं। और ये मुख्यतः रशिया वाले भाग में है। वैसे तो मंगोलिया तक इनका विस्तार है, लेकिन रशिया में आप मतलब याद रखो। और रिवर अगर आपसे पूछी जाए कि कौन से नदी के क्षेत्र में है, तो वोल्गा रिवर मतलब वोल्गा नदी के क्षेत्र में आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़े मतलब घास के मैदान सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है जी, छा गए जी आप सभी। चलिए, पांचवी नदी जो हमें करनी है, पांचवी और यूरोप की आखिरी नदी, पांचवी और यूरोप की आखिरी नदी आप याद रखिएगा, ये आपकी नदी है द सीन रिवर। पांचवी नदी का नाम है सीन रिवर, यानी कि सीन नदी। ये पिक्चर वाला सीन नहीं है कि वाह क्या सीन है, ये वो चीज नहीं है। और सीन नदी फ्रांस की एक महत्वपूर्ण नदी है। इट इज द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ फ्रांस। फ्रांस की एक महत्वपूर्ण नदी है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में बहती है, और वो भी फ्रांस के उत्तरी वाले भाग से होते हुए ये बहती है आपकी। ठीक है, देखो जी, ये मैं अब देखना, ये सीन नदी का मैप है फ्रांस में। यहां से फ्रांस में ये नदी, ये पीला वाला भाग है, ये फ्रांस का है। ये फ्रांस में सीन नदी बह रही है।
और इसी सीन नदी के किनारे पेरिस नामक शहर बसा हुआ है। कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस नामक शहर मतलब बसा हुआ है। ओ सॉरी सॉरी, ये मैंने लॉयर नदी उठा ली, एक सेकेंड। ये फ्रांस नामक देश है और फ्रांस नामक देश में ये सीन नदी बह रही है। यस, ये रही, ये सीन नदी बह रही है। यस, ये सीन नदी बह रही है। ये है जी सीन नदी ऊपर वाली। और पेरिस नामक शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये नदी अंत में जाके इंग्लिश चैनल में जाके पानी छोड़ देती है। इंग्लिश चैनल हिंदी में भी इंग्लिश चैनल ही रहेगा, अंग्रेजी चैनल मत लिख देना जी, गलती से भी आप इसे अंग्रेजी चैनल मत लिख देना। तो इसी के किनारे अगर हम बात करें, जो कि हम करेंगे, ये देख सकते हैं जी आप, पेरिस नामक शहर बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस नामक शहर सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ओह थैंक गॉड, आज मेरी जान हलक में अटकी रही यार, मतलब क्या पता नहीं क्या टेक्निकल ग्लिच आ रहा है अभी। अब हमें आगे, अच्छा ये एक पॉइंट आप और देख लो। एफिल टावर जो आपने मतलब नाम सुना हुआ है जी, एफिल टावर है ना। एफिल टावर जो है वो सीन नदी के पास ही है। एफिल टावर नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है, ठीक है। और सीन नदी यूरोप के सबसे मशहूर नदियों में से एक है, ठीक है। सीन नदी यूरोप के सबसे मशहूर नदियों में से एक है। तो आज जो मैंने आपको कराया, रिवर्स कराई है यूरोप की, वैसे मैं माउंटेन्स के साथ भी आया था कि आज माउंटेन्स भी करा देंगे, बट अभी टाइम नहीं मिल पाया, फिर इतने टेक्निकल ग्लिच। तो नेक्स्ट क्लास जो मंडे को आपको मतलब होगी शाम को ठीक 7 बजे, उसमें हम यूरोप कॉन्टिनेंट समाप्त कर लेंगे। इसमें आपके माउंटेन बचे हैं। अच्छा, अच्छी खबर ये है कि पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व में, द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विच हैज़ नो डेजर्ट, जिसमें कोई रेगिस्तान नहीं है। तो एकमात्र ऐसा ये महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जिसमें कोई रेगिस्तान नहीं है, जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें डेजर्ट नहीं करने, इसमें लेक्स नहीं करने, क्योंकि बहुत छोटी छोटी लेक्स हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती। तो अब इसमें आपको रिवर्स करनी है, माउंटेन्स करने हैं, और फिर बाद में आपको करने हैं इसमें आइलैंड्स, यानी कि द्वीप। कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स अवश्य हैं, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स आपको बहुत कम आएंगे, तो वो भी मैं कल आपको बताऊंगा। माउंटेन्स और आइलैंड्स के बाद हम कल सीधे फैक्ट करेंगे, तो मतलब कल मतलब मंडे को, और मंडे को फिर हम इसको समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो मंडे को शाम को 7 बजे मिलते हैं, ठीक है। और अभी कुछ टाइम तक यूट्यूब की क्लास मतलब होल्ड रहेंगे, क्योंकि जब तक कोई रेलवे की नई सीरीज़ लेकर नहीं आ जाती पूरी टीम मिलकर, तब तक आप पुराने वीडियोस को देखिए यूट्यूब पर, सारी क्लासेस को फॉलो मतलब कीजिए। ज्योग्राफी में जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं वो आप देखो, 6 से 7 क्लास विद्याग्राम यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट केयर। वैसे GS बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम कर लेना आप ज्वाइन। धन्यवाद।